magnetic field on the axis of a circular current loop. ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक सर्कुलर कॉइल है जो कि ये है सर्कुलर कॉइल। इसकी रेडियस r है एंड p इज़ द पॉइंट at a distance x from its center at which we have to calculate magnetic field intensity. इस रिंग में I करंट फ्लो हो रहा है। इस रिंग को हम बहुत सारे इन्फिनिटी स्मॉल करंट एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक करंट एलिमेंट हमने यहाँ ले लिया IDL, इस कॉर्नर से इस जगह तक का, यहाँ से यहाँ तक, ये IDL करंट एलिमेंट ले लिया गया है। इस IDL करंट एलिमेंट के साथ की वजह से हमें पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम P को इससे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, रेडियस वेक्टर R आएगा। करंट एलिमेंट IDL और R के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा 3D डायग्राम के अंदर जाना होगा। ये जो रिंग है ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे खड़ी हुई रिंग है। ये सर्कुलर कॉइल कुछ इस तरह से रखी हुई है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो यहाँ करंट एलिमेंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये करंट का डायरेक्शन शो करेगा, IDL का डायरेक्शन जो ऐसे जाएगा, टेंजेंशियल ऐसे छूता हुआ। और यहाँ से इधर इसके सेंटर पर, यहाँ से ये सेंटर का पॉइंट P है और इस सेंटर पॉइंट P पर इस जगह हमें R वेक्टर ड्रॉ करना है। तो R वेक्टर का इस IDL के साथ जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा। IDL के साथ R वेक्टर का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर IDL वेक्टर के साथ R का एंगल मिड में, सेंटर पर, यहाँ सेंटर से जा रहा है। ये जो सेंटर होगा ये सेंटर O है, ये सर्कुलर कॉइल है, यहाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन है ये, और टेंजेंशियल डायरेक्शन के साथ इसके सेंटर पर यहाँ पॉइंट P है x डिस्टेंस पर, जिस पर आपको ये R वेक्टर ड्रॉ करना है। तो IDL के साथ इसका एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनकर आएगा। तो इस तरह ये एंगल IDL के साथ R का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। वायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू आएगी dBP इक्वल, P पर है इसलिए मैं BP बोल दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P dBP इक्वल μ0/4 IDL sin 90, क्योंकि ये एंगल 90 है, IDL sin 90/r²। ये इसकी वैल्यू होगी। वायो-सेवर्ट लॉ में आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल होता है μ0/4 IDL क्रॉस R/r³। तो IDL क्रॉस R को जब आप IDL R साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 ऐसा मैंने बताया, साइन 90 लिखेंगे तो R से r³ कैंसिल होकर r² बचेगा, फिर R से r³ कैंसिल होकर r² रह जाएगा। ये जो हमने करंट एलिमेंट लिया था DL, इस करंट एलिमेंट DL की वजह से यहाँ पर पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन IDL क्रॉस R होने की वजह से करंट एलिमेंट और वेक्टर R प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इस लाइन से, वेक्टर R वाली लाइन से इस dB का डायरेक्शन 90 डिग्री पर होगा। हमने हॉरिजेंटल से इसका एंगल थीटा एज्यूम कर लिया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है।
ये हमने थीटा एंगल एज्यूम कर लिया। इसी तरह अगर एक एलिमेंट यहाँ माना जाए आईडीएल, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी डीवी 90 डिग्री पर एक्ट करेगा। इस डीवी का और इस डीवी का हम कंपोनेंट कर देंगे, तो जिधर एंगल होता है थीटा उस साइड कॉस आ जाता है और दूसरी साइड साइन। यहाँ भी डीवी का कंपोनेंट इधर कॉस आ जाएगा और इस साइड साइन आ जाएगा। साइन साइन अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे और कॉस ऐड होंगे। लेकिन हम यहाँ पर डायग्राम में हमने सिर्फ 2 एलिमेंट्स शो किए हैं, लेकिन हम इस सर्कुलर कॉइल पर इन्फिनाइट करंट एलिमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब इन्फिनाइट करंट एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे करंट एलिमेंट, तो हम प्लस करने के लिए समेशन या इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इसलिए नेट फील्ड लिखा जाएगा डी बी पी इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी वी कॉस थीटा। डी वी कॉस थीटा का सम इंटीग्रेशन के थ्रू करेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। फिगर शोज अ सर्कुलर लूप कैरिंग ए स्टेडी करंट आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें, प्लेस्ड इन बाई जेट प्लेन। ये वाई जेट प्लेन में रखी हुई है, बाई और जेट। जैसा कि मैंने आपको अभी डायग्राम में एक सर्कुलर रिंग बैंगल रख के आपको समझाई थी। Placed in y-z plane with its center at origin O, and we have to calculate magnetic field at point P at a distance x. At point P at a distance x. P पर फाइंड करना है at a distance x from the center O. From center O. Let capital R be the radius of circular coil. ये सर्कुलर कॉइल की रेडियस कैपिटल R है, कैपिटल R. It is clear from the figure perpendicular components are cancelled out, but component along x-axis are summed over. That's why dVp equal integration of dV cos theta. जैसे मैंने डायग्राम में अभी आपको समझाया था, cos थीटा कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, लेकिन इन्फिनाइट कंपोनेंट की वजह से इन्फिनाइट dV cos थीटा मिलेंगे, जिसको हम इंटीग्रेशन के थ्रू ऐड करेंगे। dVp था dV cos थीटा। dV की वैल्यू वायोट-सावर्ट लॉ से μ0/4 आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर। आई डी एल क्रॉस आर को आप लिखेंगे आई डी एल आर साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 है। मैंने डायग्राम के डिस्क्रिप्शन में शुरू में ही बता दिया था कि थीटा की वैल्यू है 90। आर से आर क्यूब कैंसिल, तो μ0/4 आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा डी एल कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आएगी आर अपॉन आर, कॉस थीटा आएगा यहाँ आर अपॉन आर। समझाते हैं कैसे। डायग्राम में ये एंगल हमने थीटा एज्यूम किया था, मैग्नेटिक फील्ड डीवी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा था, और ये एंगल डीवी का आर के साथ एंगल 90 था। एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड डीवी इज 90, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो जाता है 90 प्लस थीटा। लेकिन इस पूरी लाइन से ये एंगल बनेगा 180, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल बनेगा 180, और उसमें से ये थीटा और ये 90 हटा दो, तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा, तो आपके पास ये एंगल बच के आता है 90 माइनस थीटा। तो आप यहाँ पर जब लगाएंगे cos 90 माइनस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 90 माइनस थीटा आता है आर अपॉन आर, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है आर अपॉन आर, जिसकी हमें ज़रूरत है। साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा, तो हम लिख देंगे कॉस थीटा इक्वल आर अपॉन आर। यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू आर अपॉन आर पुट करने पर पुट कर दी गई है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, करंट एलिमेंट का हमें इंटीग्रेशन करना है थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर रिंग, तो उसकी वैल्यू आएगी 2πr, क्योंकि किसी भी सर्कुलर रिंग की सर्कमफ्रेंस 2πr होती है। यहाँ से ये आ जाता है μ0/4, 2π को अलग कर दिया, आई आर स्क्वायर
R इंटू आर, आर स्क्वायर अपॉन आर क्यू। बट अकॉर्डिंग टू डायग्राम आर हाइपोटेनिस है तो इसकी वैल्यू आएगी रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस डायग्राम में आर हाइपोटेनिस है तो इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। यहाँ आर टू द पावर 3 है, 3 होने की वजह से यहाँ जब आर टू द पावर 3 करेंगे तो इधर 3/2 हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ 3/2 पावर। ये रिक्वायर्ड फार्मूला था एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कर्व। इसका डायरेक्शन होगा अलोंग एक्स एक्सिस। समझते हैं कैसे? जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर थे साइन थीटा कंपोनेंट, वो तो कैंसिल ही हो गए। अब जो कंपोनेंट बचते हैं वो कंपोनेंट हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो ऐड हो गए। इसकी वजह से जो नेट डायरेक्शन आएगा फील्ड का वो अलोंग एक्स एक्सिस आएगा। नेट डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने फाइंड किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर फाइंड किया है। अगर हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो सेंटर पर फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी होगी। जब हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो ये पॉइंट P जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पर है ये ऊपर आ जाएगा। और ये कब पॉसिबल होगा? जब x 0 होगा। तो टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O दैट इज सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल वी हैव टू पुट x इक्वल 0। तो सेंटर पर फील्ड फाइंड करने के लिए हमने x को 0 पुट कर दिया। यहाँ x 0 रखते ही आर स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर का 2 इस 2 से कैंसिल, रह जाएगा आर क्यू। एक्स 0 रख दिया, आर स्क्वायर का 2, 3/2 के 2 से कैंसिल, तो बचेगा आर क्यूब और ऊपर आर स्क्वायर, तो नीचे रह जाता है आर। तो सेंटर पर फील्ड आएगा μ0I/2r। अगर सर्कुलर कॉइल में n टर्न्स हो, n बार ऐसे ऐसे करके वायर को बाउंड करके लपेट कर सर्कुलर कॉइल बनाई गई है, तो फॉर्मूला हो जाता है μ0NI/2r। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। टेस्ला में हम इसको फाइंड कर लें। नेक्स्ट केस, इफ पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल, मतलब जो पॉइंट P है वो बहुत दूर है, x इज मच ग्रेटर देन कैपिटल R। सर्कुलर कॉइल की रेडियस के कंपेरेटिवली जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तब क्या होगा? तो तब ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सो दैट सर्कुलर कॉइल बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। तो आपको ये उस समय पर ये वाला डेरिवेशन करना होगा। आपको बताना होगा कि सर्कुलर कॉइल बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करती है। इन दैट केस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सिमिलर टू एक्स स्क्वायर। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्स आर से बहुत बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर के कंपेरेटिवली आर स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा। आर स्क्वायर इतना छोटा होगा कि उसको एक्स स्क्वायर के साथ अगर हम ऐड भी कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करें या एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करें, आएगा एक्स स्क्वायर ही, क्योंकि आर स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं एज कम्पेयर टू एक्स स्क्वायर। तो हम उस इस फॉर्मूले में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को केवल एक्स स्क्वायर मान लेंगे, आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। तो एक्स स्क्वायर का 2 से कैंसिल, बचेगा एक्स। 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया अपने आप, तो ये बन गया 2 × 2 पाई 4 पाई, और ऊपर आया 2 पाई का पाई आर स्क्वायर के साथ लिख दिया और एन आई को अलग कर दिया। पाई आर स्क्वायर एरिया होगा सर्कुलर कॉइल का, पाई आर स्क्वायर सर्कुलर कॉइल का एरिया होता है। एन आई ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P होता था फर्स्ट यूनिट में, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M होता है, NIA। तो यहाँ पर NIA को हम M लिख देंगे और फॉर्मूला आ जाएगा μ0/4 पाई 2m/x3। ये बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है।
जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करोगे, ये बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाने से ये प्रूफ हो जाता है सर्कुलर कॉइल लूप बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसी तरह से सर्कुलर कॉइल भी दोनों लूप बनाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, जैसे ये मैंने 12, 3, 6 और 9 लिखा हुआ है, यानी ये वॉच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 12 बजे 3 ये एक वॉच रिप्रेजेंट है डायग्राम में, 12, 3, 6, 9 ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर करंट इस सर्कुलर कॉइल में क्लॉकवाइज है तो ये एस को रिप्रेजेंट करेगा, साउथ पोल बनाएगा। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एन को रिप्रेजेंट करेगा और नॉर्थ पोल बनाएगा। जब हम किसी वॉच को हम इसको अगर इस साइड से देख रहे हैं और ये क्लॉकवाइज है तो इसके पीछे से देखने पर ये हमें एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगा। इसका मतलब यहाँ से देखने पर ये साउथ पोल है और इसके पीछे से देखने पर ये नॉर्थ पोल है। तो एक सर्कुलर कॉइल अपने आप में एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसके वर्टिकल अपवार्ड ऊपर से देखने पर अगर ये साउथ पोल नज़र आ रहा है तो इसके पीछे अपोजिट डायरेक्शन में ये नॉर्थ पोल बना हुआ है। ऐसे ही अगर ये नॉर्थ पोल नज़र आ रहा है तो इसके पीछे से देखने पर ये साउथ पोल है। प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो a² + x² टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर के लिए x = 0 पुट करेंगे, तो x = 0 पुट करने पर जो डिवाइड कर रहे हैं जिससे वो वैल्यू a² + x² पावर 3/2 में x 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी और BP मैक्सिमम हो जाएगा। तो सेंटर O पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको। और जैसे जैसे x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो BP 0 होता जाएगा। तो x टेंस टू इन्फिनिटी, V टेंस टू 0। इन्फिनिटी के लिए जब कोई चीज़ इन्फिनिटी पर 0 होती है तो उसको पैरेलल करके छोड़ दिया जाता है। तो ये वजह है, ये है x और ये है B। तो ये इसका ग्राफ है।